Good morning, all of you. मेरी आवाज आ रही है आप सभी दोस्तों तक? गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू दिस क्लास। और आज हम लोग बात करते हैं कि कैसे अपनी चीज़ को हम प्रीलिम्स में चीज़ें अपना सफ़र आसान कर सकते हैं। सभी जोशीले उजांगियन का बहुत बहुत स्वागत है। और जानते हैं आप कि हम लोग नए नए इनोवेशन करते रहते हैं और डेफिनेटली इसका आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो स्वागत करता हूं आप सभी का आज के बैच में। और आप जानते हैं कि RFR मेथड में हम लोग एक नया पैराडाइम शिफ्ट कर रहे हैं, एक नई चीज़ें कर रहे हैं। तो स्वागत करता हूं आप सभी का और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। अगर तैयार हैं तो लिखिए यस, वी आर रेडी। स्निग्धा ने पूछा है कि 1999 पर मंथ होगा, शायद नहीं, ये 1999 में पूरा कोर्स है RFR का। और RFR एक ऐसा मेथड है जो आपको लगातार बदलता चला जा रहा है। बोलिए हाँ, बदल रहा है या नहीं बदल रहा है? जितने लोगों ने RFR मेथड मेरे साथ ट्राई किया। और आज मैं लेवल को थोड़ा सा और ऊपर करूंगा। आज के क्वेश्चन थोड़े से और डेप्थ में जाएंगे। और 2013-15 में ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में। आज उस टॉपिक को हम छेड़ेंगे। तो RFR, सबसे पहले मुझे बताइए कितने लोग RFR के बारे में नहीं जानते हैं? ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन है, बहुत ताकत है और डेफिनेटली आपको बदल के रख दे रहा है। तो क्या करना होगा? सबसे पहले R1 फिर F फिर R2 के साथ काम करना होगा। मैजिक है, मेरे पास इतने मैसेज आए बच्चों के कि सर मजा आ रहा है, इतने कम टाइम में हमारे मार्क्स बढ़ रहे हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपकी मेमोरी को कई गुना बढ़ा दूंगा, प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा दूंगा। सीधी सी एक छोटी सी बात करते हैं और वो ये है, सबसे पहले जो हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट के हम बारे में बात करते हैं। मुझे जरा सा थोड़ा सा रिवीजन करा दो। अगर मैं तुमसे कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि सर मेमोरी वीक है, नहीं कर पा रहे हैं, राइट, तो मुझे बताओ कि फ्रेडी जो साइक्लोन था उसकी श्रेणी यानी कैटेगरी क्या थी? जरा देखें, 3 दिन हो गए पढ़ाए हुए, आप तो भूल गए होंगे, आप तो बड़ी तेजी से भूल जाते हैं। मैंने कहा ना, ये मेथड ऐसा है जो सब कुछ बदल के रख देगा, राइट। और जो लोग RFR के बारे में नहीं जानते उनको थोड़ी देर में बताने जा रहा हूं। और वो ये है कि किस तरह से चीजें और जो लोग यहां हैं आज अपने आप को बदलता हुआ देखेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ, फ्रेडी जो साइक्लोन था वो किस श्रेणी का था? नंबर 1। ये बिल्कुल सही आरती, अभय और अनुराग, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जो साइक्लोन फ्रेडी था वो किसके नाम पर बनाया गया, किसके नाम पर उसका रखा गया था? एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन थी, वो किसके नाम पर रखा गया था? जल्दी से मुझे जवाब चाहिए, सभी का तड़ातड़ जवाब चाहिए। देखें जरा, आप भूलते कैसे हो? RFR का जादू दिखाने जा रहा हूं कि सिर्फ पढ़ते नहीं है, प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती, कई कई गुना। अरे वाह, क्या बात, अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, जो साइक्लोन था फ्रेडी, वो भारत के किस हिस्से पे पहले टकराया था? जैसे इस बार विपर्जॉय, उसका एक अलग ही मूड था, एक वो अलग हिस्से में आया। लेकिन फ्रेडी भारत के किस हिस्से पे सबसे पहले टकराया? मुझे लगता है भूल गए होगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों को तो कहते हैं ना मेमोरी वीक है, भूलने की आदत है, ज्यादा देर याद नहीं रख पाते हैं। तो मुझे जल्दी से बताओ कि भारत के किस हिस्से पर सबसे पहले जो फ्रेडी था वो टकराया था? क्या बात है, अरे वाह मोनिका, अरे क्या बात है, वेरी गुड जूही, वंडरफुल, क्या बात है। अरे तुम लोग भूले क्यों नहीं? क्या बात हो गई? वंडरफुल भाई, ईस्टर्न कोस्ट से टकराया था। क्या बात है, आशीष, नेहा, धीरज, सबके जवाब सही हैं, भूले क्यों नहीं? यही है RFR का जादू, मैजिक। मजा आ रहा? अगर मजा आ रहा है तो एक मेरे लिए भी तो थैंक यू बोलते बनता है ना, कि हाँ सर मजा आ रहा है, भूल ही नहीं रहे। RFR हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये एक नया इनोवेशन है, एक नई चीज है, एक नई ताकत है। तुम भूल के दिखा दो, तुम भूल के दिखा दो, मैं मान जाऊं, क्योंकि हमें पढ़ने की इस तरह से आदत ही नहीं रहती है, राइट, आदत ही नहीं रहती है। और अब आप देखिए, ये रुद्र ने लिखा सर मजा आ रहा है। आप मुझे बताओ, एक ही क्वेश्चन आप भूले? नहीं भूल रहे हो आप? अच्छा, एक और क्वेश्चन पहली क्लास से पूछता हूं, देखें भूल जाओगे।
जो कम्युनिकेबल डिजीज अफ्रीका में है, जो संचारी रोग हैं, वो कौन कौन से हैं? जल्दी से, ओह मैं भूल गया हूं, संचारी रोग, कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हैं वो कौन कौन सी हैं? मुझे लग रहा है मुझे याद नहीं है कि पहली क्लास थी। अनुराग ने लिखा बवाल है सर, एफआर मेथड, आरएफआर मेथड। क्या रहा होगा, क्या रहा होगा? इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन कौन याद रखेगा? कम्युनिकेबल डिजीज इन अफ्रीका, क्योंकि भारत फोकस अफ्रीका कार्यक्रम में उनको हटाने के लिए काम कर रहा है, हमारे आईआर का पार्ट है। ये देखो, बिल्कुल सही जवाब। क्यों भाई, कैसे हो रहा है ये सब? क्या बात है, क्या बात है। ये है पावर आरएफआर की। आपने मेरे साथ सिर्फ 20-25 मिनट स्पेंड किया, आपके मार्क्स डबल हो गए, आपकी मेमोरी कितने टाइम आ गई? आप सोचो कि 5 दिन पहले पढ़ाई गई चीज अभी तक आप भूले नहीं, और एक बार क्विक पढ़ाया, क्विक, ये भी नहीं कि आपने उसको बैठ के रिवीजन किया, दोबारा किया। अभी जब हम आरएफआर कंप्लीटली करेंगे तो सोच के देखो, जो आरएफआर में 12,000 क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, वो 12,000 क्वेश्चन, 48,000 स्टेटमेंट आपको कहां से कहां तक पहुंचा देंगे, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये देखिए क्या सही जवाब आ रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं भाई, ये सिर्फ सही तरीका है। आपका जो बाण है वो उसके अंदर एक ताकत है लक्ष्य को भेदने की, बस दिशा सही देने की जरूरत है, और दिशा सही कर ली तो अपने आप सही हो जाएगा। रुद्र ने लिखा सर बहुत खुशी हो रही है, यही चीज तो हमें, इसी को तो आत्मविश्वास कहते हैं। जब तक आप अंदर से खुश नहीं होंगे तब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है। एक उदास मन में कभी कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, और खुश हम तब होते हैं जब हम उस लक्ष्य को पा लेते हैं जो हम पाना चाहते हैं। जब हम कुछ अचीव करते हैं हमें खुशी होती है, वो चाहे अचीव एक बूढ़े व्यक्ति की मदद करके उसको सड़क क्रॉस कराना हो, हमें अचीवमेंट होता है, फुलफिलमेंट होती है, हम इसी के लिए आए हैं। तो मजेदार है। तो आज आरएफआर के बारे में बता दूं, जो लोग नए आए हैं हमारी टीम में, नए जुड़े हैं, उनको आरएफआर के बारे में छोटी सी एक नॉलेज देते हुए चलते हैं कि ये बहुत बड़ा इनोवेशन है एजुकेशन सिस्टम में, जिसे हम लोग बोलते हैं आरएफआर। यानी हमारे पढ़ने से बिल्कुल उल्टा, हमें बताया जाता है कि ये रहा आपका सिलेबस, ये रही बुक्स, या पढ़िए। लेकिन प्रीलिम्स ने बहुत ज्यादा हमें धोखा दिया है। प्रीलिम्स बहुत कठिन होता चला जा रहा है। हर 100 में से 98.6% बच्चा इस बार रिजेक्ट हुआ है। ये बहुत बड़ा रिजेक्शन रेशियो है। कंपटीशन कई गुना बढ़ गया, 11 लाख बच्चों ने प्रीलिम्स दिया है, राइट। तो ऐसी कंडीशन में इस मेथड से सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत से ऐसे बच्चे जिनको अच्छे से पढ़ाया था, चीजें पूरी की थी, ये बहुत ही ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्स हो गया है। हमने लंबे समय तक, क्योंकि लगातार मैं, आप जानते हैं करंट अफेयर से मेरी बड़ी कमांड रही है, नए नए इनोवेटिव डॉक्यूमेंट्स पढ़ाना, चाहे योजना, कुरुक्षेत्र, नीति आयोग, ये सब, पीआईबी, लेकिन उसके बावजूद भी क्वेश्चन पकड़ में नहीं आ रहे थे। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन, और 2023 का जो स्टैंडर्ड था वो बहुत ही ज्यादा, और यही स्टैंडर्ड आगे फॉलो होगा, क्योंकि 2022 में ही उन्होंने ये बता दिया था कि स्टैंडर्ड चेंज होने जा रहे हैं। तो हमने बहुत इनोवेशन करने के बाद आरएफआर मेथड को रखा है, जिसमें रिवर्स स्टडी, फॉरवर्ड स्टडी और रिवर्स स्टडी वापस आएगा। ये हम लॉन्च करके आ रहे हैं, और 1999 में ये कोर्स हमने लॉन्च किया है, आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और हम इस कोर्स के साथ, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कि एक पूरा 12,000 प्लस क्वेश्चन का देश के सबसे बेस्ट टीचर्स इसको पढ़ाने जा रहे हैं, ताकि आप इसके साथ जुड़ सके। ऑनलाइन माध्यम में होगा, जब अंदाजा लगाइए, और ऐसा नहीं कि आप कोर्स ले लीजिए, पहले आप मेरे साथ अपने आप को बदल के देखिए। अगर आपका 30 मिनट के अंदर बदलाव आ रहा है तभी इस कोर्स के साथ। और 1999 एक 8 महीने के कोर्स के लिए कुछ भी फीस नहीं है, राइट। अगर हम देखें तो ये 10 मार्च तक ये कोर्स चलेगा, और कितना कुछ आपका तैयार हो जाएगा। आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी कोचिंग में जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा मेथड है जो आपको बदल के रख देगा, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। तो आरएफआर यही मेथड है जिसमें आपका सेगमेंट होगा। जैसे राधे राधे ने लिखा है कि सर आरएफआर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। एक्सप्लेन नहीं करना है, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। चलिए हम करके देखते हैं। तो रेडी हैं सब लोग? मुझे रेडी लिखिए, और एक चार्ट बनाइए जिसमें R1 F R2 इस चार्ट के साथ आ जाइए, और देखिए 30 मिनट के अंदर आपके मार्क्स को मैं कैसे बढ़ा देता हूं। और सबसे बड़ी बात, अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मार्क्स तो छोड़ो, मेमोरी कई गुना बढ़ रही है, ठीक है। आप कहते हैं कि सर मैं भूल जाता हूं, इंफॉर्मेशन याद नहीं रहती है, भूल के दिखा दो। मैं तुमसे अभी नहीं, 1 हफ्ते बाद आऊंगा, फिर पूछूंगा फ्रेडी के बारे में, अफ्रीका के बारे में, और आज जो पढ़ा रहा हूं उसके बारे में, और आप बिना संकोच किए यूं जवाब दोगे, यूं। और हम भूल जाते हैं तभी तो निगेटिव मार्किंग हो जाती है। प्रीलिम्स क्यों नहीं निकलता है? प्रीलिम्स में सबसे बड़ा दुश्मन होता है निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग आपने हटा दी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
और भाई साहब 48,000 स्टेटमेंट होने जा रहे हैं। 48,000 स्टेटमेंट 1999 के बैच में होने जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए क्या 60 क्वेश्चन भी अब नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात है, आप अगर बिगिनर हैं, अभी 2 साल बाद देना, तो आपकी क्लास में आपका जो पढ़ने का तरीका होगा बढ़ जाएगा। आप मुझे अंदाजे से, ईमानदारी से एक स्टेटमेंट दे दो, दिल खोल के मुझे बताओ, क्या आज से 3 दिन पहले आपको फ्रेडी साइक्लोन के बारे में याद भी था कि कभी 2022 में भारत में 3,000 मौतें हुई थी? इस बार तो विपर्जॉय में गवर्नमेंट ने बहुत मैनेज कर लिया था, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से था और क्लाइमेटिक चेंज की वजह से था। क्या मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या आपको इस साइक्लोन के बारे में पता था? करंट अफेयर्स 2022, क्योंकि 2023 के पैटर्न में लगभग 2 से 3 साल का करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। आपको लग रहा होगा साल भर का पूछ रहे हैं। आप मुझे बताओ कि मैंने 20 से 25 मिनट लिया था और आज इस साइक्लोन के बारे में तुम्हें सब कुछ पता है। साइक्लोन की श्रेणी क्या थी, उसका नाम क्या था, कहां आया, कितनी मौतें हुई, इसका रीजन क्या था, किस तरह से उसको मिटिगेट करना है, किस तरह के वर्ल्ड लेवल पे एक्शन लेने हैं। यही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। और क्या होता है, मतलब मैंने एक टॉपिक पे 10 से ज्यादा डायमेंशन क्रिएट कर दिए। इतने कम टाइम में 10 अलग अलग आयाम क्रिएट कर दिए और आपको पता भी नहीं चला। 30 मिनट्स के अंदर आपका एक टॉपिक कंप्लीटली रेडी हो गया। आप अंदाजा लगा के देखो कि क्या आपने कर लिया। एक पर्टिकुलर साइक्लोन पे आपने 10 अलग अलग डायमेंशन क्रिएट कर लिए, आपको पता ही नहीं चला। और ऐसे क्रिएट किए कि अब आप भूल नहीं पा रहे हो। आपको उसकी कैटेगरी पता है, किसके नाम पे रखा गया, कितना डिजास्टर हुआ, कहां वो आया, सब कुछ आज आपको पता है। कई बार छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग से स्किप हो जाती है। एग्जाम में बस हमें पता चलता है मेरी नेगेटिव मार्किंग का ये रीजन था। अब आप भूल के तो दिखा दो। जी हां, ये पूरा बैच हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, सामने हाजिर है। रेडी, चले। पूनम ने लिखा है न्यू स्टूडेंट। न्यू स्टूडेंट के लिए तो ये कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र है। न्यू स्टूडेंट के लिए तो ये मेथड इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र है कि क्लासेस में आपकी कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाएगी। टीचर से आके ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे, उसको भी माथे पसीना आ जाएगा, यार इस स्टूडेंट को इतना नॉलेज कैसे है, इतने डायमेंशन के बारे में कैसे जानता है। तो जिनको 2025-26 में देना, उनके लिए तो बहुत बड़ा अमृत है। चलिए रेडी, शुरू करें आज की क्लास। आज थोड़ा सा लेवल थोड़ा ऊपर है। आज के क्वेश्चंस का लेवल और ऊपर है, और लास्ट तक रुके रहिएगा। आज सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है गुरुकुल बैच के बारे में। एक आप बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे, वो डिमांड आज मैं लेकर आ रहा हूं। तो आपको लास्ट तक मेरे साथ रुके रहना पड़ेगा उस अनाउंसमेंट को सुनने के लिए। और डेफिनेटली वो आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है। और मैं हमेशा आपके लिए मेहनत करता हूं, वो मेहनत में लेकर आ रहा हूं। स्वागत है आप सभी का, बस मेरे साथ आपको रुके रहना है। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं, और हमारे ऑप्शनल के टीचर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। एक बात कहना चाहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते, क्योंकि यह चीज हमें चैलेंज करती है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसी तरह से बने हैं। जब लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते, तो वो हम पर डाउट करते हैं, और जब हम खुद पर विश्वास करते हुए उन्हें गलत साबित करते हैं, तो हमारे अंदर एक अथाह ऊर्जा पैदा होती है, क्योंकि हम उसी समय दुनिया को बता सकते हैं कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व ऐसा है। और व्यक्तित्व निर्माण तभी होता है जब दुनिया को आप गलत साबित करते हो, अपने मन का करके दिखाते हो और अपनी चीजों को हासिल करते हो। तो याद रखना, जितने भी लोगों ने तुमसे कहा कि तुम आईएएस नहीं बन सकते, आईपीएस नहीं बन सकते, उनको ये करके दिखा दो, और उसको पाने के लिए जो भी सही तरीके अपनाने हो ना, अपना लेना। जितनी मेहनत करनी हो कर लेना, क्योंकि दिए की रोशनी से पूरा दुनिया रोशन होती है, लेकिन उस बाती को जलना पड़ता है। याद रखना, रोशनी तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन उस बाती की जलन पूछो जो जल कर दुनिया को रोशनी दे रही है। तो अगर तुम अपने सपनों को पाना चाहते हो, दुनिया को गलत साबित करना चाहते हो, तो खुद को जलाना सीख लो, खुद को उस जलन में डालना सीख लो। क्योंकि अगर वो जलाना खुद को नहीं सीख पाओगे, तो दुनिया को रोशन नहीं कर पाओगे। मेरी बात याद रखना, रोशनी तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन वो गर्मी, वो असहनीय पीड़ा भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, तभी आप दुनिया को रोशन कर पाओगे। और जो दुनिया को रोशन करता है वही लीडर कहलाता है, याद रखिएगा। तो अपने आप के अंदर एक लीडरशिप क्रिएट करो कि हां मैं लीडर हूं और मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन याद रखना, इसके लिए तुम्हें असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। जो इस पीड़ा से डर गया, वो कभी भी अपने आप को बदल नहीं पाएगा। और जिसने इस पीड़ा को बर्दाश्त करना सीख लिया, खुद को परिवर्तित करना सीख लिया,
उसको दुनिया की कोई ताकत रोक भी नहीं पाएगी, बात याद रखिएगा। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं R1 के बारे में, यानी RFR मेथड में सबसे पहले हम करेंगे R1। राइट, आपकी मेमोरी को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, NLP में बोलते हैं इसको हुक करना, यानी इंफॉर्मेशन हुक कर लेना। राइट, इंफॉर्मेशन हुक कर लेना। चलिए सबसे पहले सारे स्टूडेंट इसका जवाब देंगे, चाहे उनको आता हो नहीं आता हो। फिर मेथड दिखाऊंगा F का, फिर मेथड दिखाऊंगा R2 का। सो लेट्स रेडी, शुरुआत कर देते हैं। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर है, 2 बार यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है, तो बड़े ध्यान से करना है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 क्या है। 2 बार प्रीलिम्स में आ चुका है। एक अधिनियम जो वन अधिकारियों को वन भूमि और संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार देता है। एक अधिनियम जो वन भूमि और संसाधनों पर वन में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देता है। एक अधिनियम जो किसी के द्वारा वन भूमि और संसाधनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। एक अधिनियम जो वन भूमि और संसाधनों का दोहन करने के लिए निजी कंपनियों को अधिकार प्रदान करता है। यानी व्हाट इज फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006? एन एक्ट दैट ग्रांट राइट्स टू फॉरेस्ट ऑफिशियल टू मैनेज फॉरेस्ट लैंड एंड रिसोर्सेज। Act recognize the rights of the forest dwelling communities over forest land and resources. An act that prohibits the use of forest land and resource by anyone. An act that grants right to provide private companies to exploit forest land and resources. Let's start it. बड़े ध्यान से करना है, यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। देखो आज कहां पहुंचा दिया, और तुम भूल के दिखा देना इसके बाद। वनों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कुछ पारिस्थितिक लाभ क्या हैं? वाटरशेड का संरक्षण और जलवायु का नियमन, वन्य जीवन और संसाधनों के प्रावधान के लिए आवास, जलवायु के आर्थिक लाभ और विनियमन, वाटरशेड का संरक्षण और संसाधनों का प्रावधान। क्या है वनों के द्वारा प्रदान किए जाने वाले कुछ इकोलॉजिकल पारिस्थितिक लाभ? यानी कि अगर मैं बात करूं, व्हाट आर द सम ऑफ द इकोलॉजिकल बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द फॉरेस्ट? Protection of watershed and regulation of the climate, habitat for wildlife and provision of resources, economic benefits and regulation of the climate, protection of watershed and provision of resources. So let's start. देखते हैं। Now next question is third one, वनों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कुछ सामाजिक लाभ क्या है? वो इकोलॉजिकल था, ये सोशल है। आर्थिक लाभ और संसाधनों का प्रावधान, वन्य जीव और वाटरशेड की सुरक्षा के लिए आवास, सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक महत्व, जलवायु का विनियमन और संसाधनों का प्रावधान। बहुत ध्यान से सोच समझ के करना है, ध्यान से पढ़ना है। What are the some social benefits provided by the forest? Social benefits. Economic benefits and provision of resources, habitat for wildlife and protection of watershed. Next one is cultural identity and spiritual significance, regulation of the climate and provision of resources. बड़े ध्यान से करना, कुछ कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा। आज क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर है, धीरे धीरे और ऊपर करेंगे, यूपीएससी तक पहुंचा देंगे, टेंशन नहीं लेने का। चौथा, व्यक्तिगत वन अधिकारों के दावों की अस्वीकृति के पीछे क्या कारण है? वन अधिकारियों के बीच वन अधिकार अधिनियम के बारे में जागरूकता की कमी, वन निवास समुदाय में संसाधनों की कमी, पर्यावरण कार्यकर्ताओं का प्रभाव या निजी कंपनियों का प्रभाव। राइट, क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से आप पढ़िए। इंग्लिश में कहेंगे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रिजेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट क्लेम्स? A lack of awareness of the Forest Right Act among forest officials, a lack of resources in forest dwelling communities, the influence of environmental activists, and the influence of the private companies. Right? क्या है सही आंसर? Let's start. So हमारा ये बैच हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। इमरान अंसारी ने लिखा ये बैच पढ़ाया जाएगा, ये बैच ऐसे ही चलेगा, कोई बेसिक नहीं है। हम आरएफ में क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन आंसर बेस्ड है, ये क्लास की रेगुलर टीचिंग नहीं है। ये स्टूडेंट वही है जो बेसिकली पढ़ने में एफ मेथड का भी, ये लगता है नए आए हैं, इनको यही समझ में नहीं आ रहा कि आरएफआर क्या होता है। राइट, तो आरएफआर क्या होता है ये उनको आता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, वन अधिकार अधिनियम द्वारा किन अधिकारों को मान्यता दी गई है? वन भूमि और संसाधनों का दोहन करने के लिए निजी कंपनियों के अधिकार, वन में रहने वाले समुदायों के वन क्षेत्र में रहने और उपयोग करने का अधिकार, वन भूमि और संसाधनों के प्रबंधन के लिए वन अधिकारियों के अधिकार, और वन भूमि और संसाधनों के उपयोग पर रोक लगाने का सरकार का अधिकार। राइट, तो यहां पर ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। पहले क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ नॉलेज होगी, फिर दोबारा उसके आपको क्वेश्चन करने हैं और आपको वहां आंसर निकालना है। राइट, तो ये आरएफआर है, ये जो फॉरवर्ड स्टडी मेथड है, ठीक है, वो नहीं समझ पा रहे हैं इसको। डोंट नीड टू राइट, यहां आंसर दो यार। चलो, ये तो सिर्फ डेमो बैच चल रहा है, अभी बैच जो है वो 10 अगस्त से शुरू होगा। आज 100 लोगों का एडमिशन और हो सकता है इसमें।
What rights are recognized by the Forest Right Act? Right of private companies to exploit forest land and resources, right of forest dwelling communities to live in and use forest land, right of forest official to manage forest land and the resources, right of the government to provide the use of forest land and resources. Come on, जल्दी जवाब दो, जो समझ में आ रहा है इसका जवाब दो. अभी देखो इसके आंसर कैसे सही होते हैं. ये RFR मेथड है, यहां ABCD नहीं पढ़ाई जाएगी. चलो अब लिखो किताब, उसके लिए ढेर सारे इंस्टीट्यूट है, हमारे ढेर सारे कोर्सेज हैं, आप वहां जा सकते हैं. ये क्या है? ये क्विक है. पहले क्वेश्चन, फिर उसके बारे में नॉलेज, फिर क्वेश्चन और फिर मार्क्स इंप्रूवमेंट. राइट. वन में रहने वाले समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? वनों के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए, निजी कंपनियों द्वारा वन संसाधनों के दोहन को रोकने के लिए, सरकार द्वारा राजस्व उत्पन्न राजस्व को बढ़ाने के लिए, पर्यावरण कार्यकर्ता के हितों की रक्षा के लिए. राइट. क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? उनके समुदायों के अधिकारों की रक्षा क्यों करनी है? आज आप यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं. Why it is important to protect the right of forest dwelling communities, to ensure the sustainable management of forests, to prevent the exploitation of forest resources by private companies, to increase the revenue generated by the government, to protect the interest of environmental activities. Right? Done? Let's start. वन प्रबंधन और संरक्षण के संबंध में वन अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? वनों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए निजी कंपनियों को सशक्त बनाना, वन भूमि और संसाधनों के उपयोग पर रोक लगाने के लिए, वनों में रहने वाले समुदायों को वन प्रबंधन और संरक्षण में भाग लेने के लिए सशक्त बनाना, सरकार द्वारा उत्पन्न राजस्व को बढ़ाने के लिए. सातवें का आंसर क्या होगा? जल्दी से सोचिए. What is the aim of the Forest Right Act with regard to the forest management and conservation? बहुत से लोग जवाब नहीं दे रहे. प्लीज जल्दी जल्दी जवाब दें, जल्दी जल्दी. डरिए मत. जो आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है आपको नहीं आता, यही तो कह रहा हूं. RFR मेथड आपका 40% टाइम बचा लेगा और अभी आप देखना इसी के आंसर आप सही कर दोगे. ये इतना मैजिकल मेथड है. जो लोग अभी चूंकि बचपन से वो आदत पड़ी हुई है ना, मास्टर साहब किताब खोल के इमला लिखाएंगे, फिर लास्ट में आप याद करोगे, फिर क्वेश्चन करोगे. ये बहुत ही डायनेमिक मेथड है. जितने लोग 2-3 दिन से मेरे साथ कर रहे हैं उनके नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं. बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? सब लोग मुझे कमेंट बताएं, बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? अभी देखिए, सब लोग कोशिश करो. गलत आ रहा है गलत बोलो, जो आपको इसमें सही आ रहा है समझो. कभी नहीं पढ़ा, अभी देखना जादू दिखाऊंगा. जब R2 में आऊंगा तो आपके मार्क्स कैसे डबल हो जाएंगे और आप खुद मुझे बताएंगे. ठीक है? तो अभी तो R1 चल रहा है. घबराना नहीं कि हमने कभी नहीं पढ़ा. देखो कैसे होता है ये. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. वन पर निर्भर समुदाय के लिए गैर इमारती वन उत्पादों का क्या महत्व है? गैर इमारती वन उत्पादों का वन निर्भर समुदाय के लिए कोई आर्थिक मूल्य नहीं है. देखो कई लोग डर के मारे भाग रहे हैं, अरे क्वेश्चन करा रहे हैं, हमें तो आता ही नहीं है. इनका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा. ये जितने भी डर के मारे भाग रहे हैं ये भागते ही रहेंगे. अभी किसी और चैनल पे जाएंगे, फिर वहां कुछ और जादू टोना ढूंढेंगे. तो ये ऐसे भागते रहते हैं. जैसे इनसे क्वेश्चन कराना, देखो यहाँ पे जो है ऑडियंस भागना शुरू कर देती है. ठीक है? तो उनको लगता है, क्योंकि दिमाग में सालों तक वो भरा हुआ है ना, कि वो पहले जाके मोटी वाली किताब खरीदेंगे फिर पढ़ेंगे, तो वो गोबर जो है निकालने में बहुत समय लगेगा. इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं. लेकिन सिलेक्शन उससे उनका होना भी नहीं. अभी भाग के दूसरे चैनल पे जाएंगे, वहां कुछ और सोचेंगे, यहां कोई जादू टोना होगा. आजकल तो रील्स वाले पे जादू टोना ढूंढ रहे कि 60 सेकंड में IAS कैसे बने. तो वो रील्स देख देख के IAS बनने के चक्कर में पड़े हैं. आंसर दो, कभी नहीं भूलोगे. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो. वन पर निर्भर समुदाय के लिए गैर इमारती वन उत्पादनों का क्या महत्व है? What is the significance of non-timber forest project for the forest dependent communities? Right? वंडरफुल. वन अधिकार अधिनियम के तहत वन प्रबंधन और संरक्षण में वन में रहने वाले समुदायों की क्या भूमिका है? चलिए जल्दी से क्वेश्चन करिए. वंडरफुल. सब लोग कमेंट करिए. चैट रेट्स कम है आपका, आंसर आप नहीं दे रहे हैं. घबराइए मत. आपको जो समझ में आ रहा है इसमें आंसर दीजिए. तुक्का मार रहा है, तुक्का मारिए. ये देखिए आपका तुक्के का रेट क्या है. प्रदीप ने लिखा मैं नया स्टूडेंट. ट्रिक बताओ. ट्रिक नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ो, आंसर करो. तुम्हें जो भी ABCD में 4 में से सही आ रहा है उसको करो. गलत ही आ रहा है कोई बात नहीं है. अभी देखना तुम ही सही करोगे. प्रदीप अभी तुम ही सही करोगे, देखना इसको. What is the role of forest dwelling communities in the forest management and conservation under the Forest Right Act? ये मेमोरी बढ़ाने का, मार्क्स बढ़ाने का, बेहतरीन तरीके से पढ़ने का बेस्ट मेथड है. चलिए वन अधिकार
10वां क्वेश्चन है, वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन का संभावित प्रभाव क्या है? वन में रहने वाले समुदाय के अधिकारों का संरक्षण और वन पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, राइट? क्या है, क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे, क्या हो सकता है इससे? What is the potential impact of effective implementation of Forest Right? अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट को सही तरीके से लागू कर दिया जाए तो उसके क्या प्रभाव होंगे? तो ये हमारा RFR बैच है जो 10 तारीख से 10 अगस्त से लॉन्च हो रहा है मात्र 1999 में। और देखो, रेडी, R1 कंप्लीट हो गया। तो ये आपने किया कंप्लीट R1, आपने 10 क्वेश्चन लगाए, आपने क्या किया, 10 क्वेश्चन लगा लिए। तो ये हमारा था R मेथड। कई लोग छोड़कर भाग गए, अरे बोले अरे बाप रे बाप, पहली क्लास में टेस्ट ले रहे हैं, देखो भागना शुरू कर दिया, 50-60 लोग भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है इसी तरह से। आपको भी ऐसे पढ़ाया गया होगा ना, किसी भी कोचिंग में चलो सिलेबस चलो शुरू करो, यहां से आज हम ये हिस्ट्री पढ़ेंगे, फलाना करेंगे, यही तो होता है। फिर आपको आप भी कहानियां सुनते हैं, मजा आता है, लेकिन वो मजा 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 जब आपको होश आता है, अरे यार मेरे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, साल खत्म होने वाला होता है, 2 महीने बाद एक प्री होता है और आपका मामला साफ हो जाता है। ये पहले दिन से ही आपको RFR सिखाने का तरीका है। तो जो डरपोक, वो तो आज नहीं, उनको तो भागना ही भागना है, वो आज 1, 2, 3, 4 साल भागते रहेंगे, फिर लास्ट में थक कर फिर नौकरी चाकरी ढूंढेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हमने क्या किया, R1 किया, रिवर्स स्टडी मेथड, इसको क्या बोलते हैं, RSM, रिवर्स स्टडी मेथड, राइट? हम पहले क्वेश्चन पढ़कर हुकिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ रहे हैं, बार बार फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में बात हो रही है, उसके डिफरेंट की, उसका सोशल इंपैक्ट क्या है, उसका इकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या है, इससे क्या फायदे होंगे, किसको राइट्स दे रहा है। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो गया, हो गया? अब क्या करने जा रहे हैं, अब हम F करने जा रहे हैं, यानी कि फॉरवर्ड स्टडी मेथड। टीचर आपके साथ यही करेंगे, राइट? फॉरवर्ड स्टडी मेथड। कितने कितने लोगों ने एडमिशन ले लिया इसमें 1999 में? कहीं ऐसा ना हो कि कल को मैं उठूं और कहूं कि भैया अब 2100 रुपए की क्लास हो गई है, फिर मैं कहूं 2500 रुपए की होगी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जुड़ रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है, डेली उनके मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो जिन जिन ने अभी एडमिशन नहीं लिया है उनको हो सकता है कल कह, अरे सर 200 रुपया बढ़ा दिया, आज 500 रुपये बढ़ा दिया, आपको बहुत परेशानी होने वाली है। चलिए अब हम करने जा रहे हैं FSM। तो आज हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट राइट के बारे में, क्या है, जल्दी से क्विकली इसको सुनते जाओ। और अभी जो तुमने R1 में क्वेश्चन लगाया, जरा देखना उसका कितना सही हो रहा है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। द फॉरेस्ट इज द क्रूशियल रिसोर्स ऑफ अवर प्लैनेट। तो फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट होता है जो हमारे वन हैं, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन है। क्या क्या खास बात है, ये हमारे लिए लंग्स की तरह काम करते हैं, फेफड़ों की तरह काम करते हैं, यानी ये दे आर द ग्रेटेस्ट कार्बन सिंक। ये बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं अपने अंदर, तनों में भी। और ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में इसको वो अपने साथ एसिमिलेट कर लेते हैं, राइट? तो ये हमारे इस पूरे बैलेंस को बना के रखते हैं। दूसरा, फॉरेस्ट राइट एक्ट भारत सरकार ने 2006 लागू किया, यानी कि वन अधिकार अधिनियम। वन अधिकार अधिनियम चाहो तो क्विकली लिख लो, नहीं तो याद कर लो, भूलोगे नहीं, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, बिना नोट्स बनाए याद करा दूंगा तुम्हें। यही तो RFR का जादू है। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 आया। फॉरेस्ट राइट एक्ट कहता है, इस एक्ट ने किसको ग्रांट किया पावर? वन अधिकारियों को नहीं, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज को, यानी वनवासियों को। ये इन्होंने पहले, अंग्रेजों ने एक वन कानून बनाया, फॉरेस्ट एक्ट्स बनाए, उसमें सारे अधिकार सरकार ने ले लिए। उसमें जो रहने वाले लोग थे उनको कोई अधिकार नहीं दिया। वो बेचारे ना जंगलों से अपनी जड़ी बूटियां ले सकते थे, ना वहां पेड़ों टहनियों को ले सकते थे। सरकार ने बोला इनको तो कुछ अकल ही नहीं है, सारी अकल हमारे पास है। इससे क्या हुआ कि वनवासियों को बहुत नुकसान हुआ, उनको बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ी, उनको मारा पीटा गया, उनको वहां से निष्कासित किया गया। इससे यह भी बाद में समझ में आया कि इससे एनवायरमेंटल लॉस हुआ, क्योंकि जो जनजातियां थी वो वनों को हमसे अच्छी तरह ही समझती थी। वो जो वनवासी लोग थे वो बहुत अच्छी तरह जानते थे कि किस तरह से प्रकृति के साथ रहा जाता है, सामंजस्य में कैसे रहा जाता है। उनकी जो लिविंग थी सस्टेनेबल थी, हमारी लिविंग सस्टेनेबल नहीं रही है। तो इससे क्या हुआ कि ये किसको राइट देता है? वहां पे जंगलों में रहने और जंगल की जमीन का इस्तेमाल करने के लिए जो वनवासी हैं उनको अधिकार देता है, राइट? चलिए अभी देखते हैं, ध्यान से करना, फिर से क्वेश्चन हम करेंगे, अभी R2 करेंगे। रेज कंसर्न अमॉन्ग एनवायरमेंटल एक्टिविटीज एंड फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज। नतीजा क्या हुआ कि इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, यानी कि जो पर्यावरणविद हैं और जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग्स हैं, जो वनवासी हैं,
उनको लेकर इस पे कंसर्न हुआ कि अगर ये जंगल में रह रहे और इनको जंगल के अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो फिर जंगल नष्ट हो जाए, क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ जंगल है, ये भी पार्ट ऑफ फॉरेस्ट है। क्लियर है? याद हो गया? तो किसको अधिकार दिया? फॉरेस्ट ड्वेलिंग को, वनवासियों को अधिकार दिया गया। इसके क्या प्रभाव रहे? इंपैक्ट ऑफ फॉरेस्ट राइट। हाँ जी, फॉरेस्ट प्रोवाइड मेनी इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट्स। क्या? पारिस्थितिकी, सामाजिक और आर्थिक बहुत लाभ देता है जंगल। ठीक है, कैसे? ये हमारे क्लाइमेट, हमारे जलवायु को नियंत्रित करने में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। वाटरशेड, जल संभरण को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जड़ें जो होती हैं क्या होता है, वो मिट्टी को बहने से रोकती हैं, पानी को अंदर लेकर जाती हैं, राइट। और प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, यानी कि वन्य जीवन को क्या करता है, ये आवाज देता है। आज हमारे जो शेर, चीता, हमारे वन्य जीव हैं, अभी ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है, हैबिटेट लॉस सबसे बड़ा कारण है, यानी वनों का जो काटा जा रहा है उससे हमारे जीव जंतुओं का आवास खत्म हो रहा है, हैबिटेट खत्म हो रहा है, इसकी वजह से वो खतरे में चले जा रहे हैं। वो मनुष्य और जानवरों की भिड़ंत बढ़ती जा रही है और अंत में जानवर को ही मरना पड़ रहा है। तो क्या होगा? इट प्रोटेक्ट वाटरशेड, आ गया, क्लाइमेट को बचा रहा है, और जो है वो वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान कर रहा है, आवास प्रदान कर रहा है, हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। चलो भैया, प्रोवाइड रिसोर्सेज सच एज टिम्बर, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट, क्या क्या हमें और रिसोर्स भी प्रदान करता है वन। क्या करता है, यानी इसके आर्थिक लाभ क्या है? हमें लकड़ी, गैर लकड़ी यानी फल, फूल, पत्तियां, तेंदू पत्ता, ये भी देता है। हमें जो जड़ी बूटियां हैं, मेडिसिनल प्लांट है, वो भी हमें प्रोवाइड करता है, राइट। और यही सब जो है वहां के जनजीवन का, जो जनजातीय लोग हैं, वनवासी लोग हैं, उनके जीवन का आधार है। तो हमें लकड़ियां देता है, गैर लकड़ी पदार्थ, फल फूल, जड़ी बूटियां देता है, ये सारी चीजें हमें वहां प्रदान होती हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, बनाया, उसको एक्ट को लागू किया, ताकि वहां वनवासियों को वहां की जंगल की जमीन और जंगल के संसाधन, जंगल की जमीन और जंगल के संसाधनों पर अधिकार दिए जा सकें। ठीक है, याद रहेगा। तो जंगल की जमीन और जंगल के संसाधनों पर अधिकार दिए जा सकें। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। क्या अधिकार देता है? कि जंगल में आप रह सकते हो और वहां से अपना जो है नॉन टिम्बर प्रोडक्ट कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और अपने आजीविका के लिए वनों पर आश्रित रह सकते हो। आपको कोई वन का अधिकारी रोकेगा नहीं। ठीक है, तो ये अधिकार दे देता है। सबसे बड़ी बात है, इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, वो जो वनवासी लोग थे, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज, उनको सशक्त करना, ताकि वो अपनी आजीविका को जो वनों पर आधारित है वो चला सकें। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा काम था वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, यानी कि जो वन प्रबंधन और संरक्षण का काम था। कि वनों को, क्योंकि वनवासी लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनको पता होता है ये फल खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इस पत्ती से जो है घाव भर जाएगा, इससे नहीं भरेगा। तो वो जन्म से वहीं रह रहे हैं और जहां आप रहते हैं वहां की परिस्थिति के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो आगे चलकर पर्यावरणविद को यह पता चला कि भाई अगर जंगल को संरक्षित करना है तो वनवासियों को अधिकार देने होंगे। वो एक बाहर से आए हुए अधिकारी से ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि जंगल में क्या है और क्या नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब हुआ क्या कि सरकार ने एक बड़े अच्छे उद्देश्य से इसको लॉन्च किया, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हो गया। यही इस क्वेश्चन का आधार है। तो रिजेक्शन कर दिया इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट क्लेम, कि जो वन अधिकार थे, जो अंग्रेजों का बनाया हुआ फॉरेस्ट एक्ट था, वो कहता है सारे अधिकार किसके पास? उस वन अधिकारी के पास रहेंगे, सरकार के लोगों के पास रहेंगे। अब उनका था कि अगर तुमने तेंदू पत्ता तोड़ा तो तुम्हें जेल में डाल। बहुत से आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया, वनवासियों को प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया। धीरे धीरे आगे देखोगे उन्हीं क्षेत्रों में नक्सलाइट्स जो है वहां पर आ गए थे। तो उन्होंने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ये रिपोर्ट आई कि वन अधिकारियों ने उन पहले की तरह जैसे वो पीटते थे, मारते थे, या तुम ये लकड़ी नहीं उठा सकते, तुम फल नहीं उठा सकते, उनको पता ही नहीं था कि ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो है क्या। बेसिकली वो अपने उसी माइंडसेट, उसी मैनुअल, अंग्रेजों के जमाने के मैनुअल से चलते चले जा रहे हैं, और जैसे ही किसी वन उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, उसको जेल में उठा के डाल दिया। ठीक है, और नतीजा क्या रहा? इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा जो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने वनवासियों के अधिकारियों को? वो था, सबसे बड़ी बात है कि लैक ऑफ अवेयरनेस। उनको मालूम ही नहीं था कि नया कानून क्या आया है। सरकार ने भी उनको प्रशिक्षित करने का काम नहीं किया। दूसरा, वेस्टेड इंटरेस्ट, कि भाई उनको प्रताड़ित करते थे। आप पढ़ोगे, कई किताबें पढ़ोगे तो उसमें मारा पीटा जाता था, उनसे कुछ पैसे लिए जाते थे। वो अगर लकड़ियां अपने घर के खाने के लिए भी इकट्ठा कर रहे हैं तो उनसे उस पर रिश्वत ली जाती थी, ब्राइब होता था। तो ये उनका वेस्टेड इंटरेस्ट था।
ठीक है, उनको मारा पीटा जाता था, उनके जो महुआ तेंदू इन सब का उपयोग जो है वो उद्योगपति कर लिया करते थे। और अगला है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, जो लोग फीताशाही, जल्दी कानूनों में बदलाव नहीं हो रहा है, प्रशिक्षण नहीं हो रहा है, तो अवेयरनेस की कमी रही है। दूसरा उनका लालच रहा है, तीसरा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल रहा है जो आपकी लाल फीताशाही रही है। ठीक है, तो नतीजा क्या हुआ कि अगर ये सही से लागू नहीं हुआ तो ये बहुत डर है कि जो वनवासी लोग हैं वो या तो मार्जिनाइज हो जाएंगे, सीमांत हो जाएंगे, उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी, और वो क्या करेंगे, वो हथियार उठा सकते हैं, अतिवादियों के साथ जुड़ सकते हैं, या उनको अपना क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ सकता है, वो वहां से हट जाए। तो उससे क्या होगा, वो गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे, उनका जीवन बिल्कुल ही मुश्किल होता चला जाएगा। वो शहरों में आके जो है मजदूरी करना, रिक्शा चलाना, इस तरह की बहुत कठिन जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। राइट, तो ये चीज वहां पर होगी। क्लियर हुआ? आ जाओ, क्या हो सकता है? सबसे पहले तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम को बचाने के लिए इस राइट्स का होना बहुत जरूरी है कि हमें जंगलों को बचाने के लिए जंगल के आदिवासियों पे, हमें वनवासियों पे हमें बहुत ज्यादा बिलीव करना होगा। ठीक है, कैसे हो सकता है? जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि जो वनवासी है वो वन का ही पार्ट है, वो वन का हिस्सा है, और वन का हिस्सा होने की वजह से उनके अंदर वो एक हमारा इकोसिस्टम पार्ट है। वो इसका जैसे जानवर, जैसे अगर कोई शेर है तो वो अपना शिकार खाए, उसको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि वो जंगल का हिस्सा है। तो उन्होंने कहा वनवासी भी जंगल का हिस्सा है। राइट, द रिजेक्शन ऑफ क्लेम राइजेस कंसर्न अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज राइट्स एंड कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और अगर हमने इसके अधिकारों को नहीं दिया तो उनकी स्थिति खराब होती चली जाएगी, इन्वायरमेंट को हम बचा नहीं पाएंगे, सस्टेनेबल यानी धारणीय प्रैक्टिस को नहीं कर सकते। ठीक है, तो हिंदी में बोल तो रहा हूं, अब कौन सा बोलूं दादा, किस दुनिया से आए हो? अब इससे ज्यादा हिंदी क्या, संस्कृत ही बचा है बोलने के लिए। राइट, तो अब आपने इसके बारे में पढ़ लिया। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 किसके लिए लागू किया? ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए। रेडी हो R2 के लिए? सभी लोग रेडी हो? क्यों नहीं लागू हो पा रहा है? अवेयरनेस नहीं है, लालच है, या ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है। नहीं करोगे तो क्या होगा, जंगलों का संरक्षण नहीं कर पाओगे, और बेचारे जो है वो लोग मार्जिनलाइज हो जाएंगे, सीमांत हो जाएंगे, उनके अधिकारों का हनन होगा, वो गरीबी में जीने को मजबूर हो जाएंगे। राइट, गुरुकुल के बारे में अभी लास्ट में हम जाके अभी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, बहुत धांसू अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। चलिए, अब हुआ कि हमने F कर लिया, यानी कि फॉरवर्ड स्टडी मेथड कर लिया। वापस आते हैं, देखते हैं क्या मस्त चीज होने जा रही है। और अब आपने R1 के अपने मार्क्स देख लिए थे, अब जरा R2 के मार्क्स देखते हैं, और आपको जादू दिखाता हूं कि कैसे आप कम से कम समय में अपने मार्क्स को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फिर से एक बार ये क्वेश्चन करते हैं, R2 में वन अधिकार अधिनियम 2006 क्या है? फिर से करो, चलो कम ऑन, सबके आंसर आने चाहिए। ये देखो, उज्जवल पाल सर, प्रीलिम्स में कौन कौन सा बुक है? ये भी ये निकलेंगे ही नहीं उस मानसिकता से। इनको बुक बता दो, बुक बता के आईएएस प्रीलिम्स ये निकाल देंगे। इन्होंने कभी पेपर भी नहीं देखा होगा। लिटरली कह रहे हैं 2022 और 2023 का मेरे रिक्वेस्ट करने पे प्रीलिम्स का पेपर पढ़ लो, फिर मुझसे आके पूछना कि इसमें कौन सी बुक हमें पास कराएगी। जाके पूछ लेना प्लीज, और 2-4 साल बाद फिर आके पूछना। What is the Forest Right Act 2006? अब हो रहा है आंसर, चेंज हो गया, चेंज हो गया कि नहीं हो गया? वनों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कुछ पारिस्थितिक लाभ क्या हैं? इकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या हैं? What are the some of ecological benefit provided by the forest? कुछ समझ में आया? अब हो रहा है। अभी तो मैंने 20 मिनट लिए, सिर्फ 20 मिनट। हाँ जी, क्या होगा? धड़ाधड़, अब तो आंसर धड़ाधड़ होने चाहिए। वनों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कुछ सामाजिक लाभ क्या है? सोशल ठीक है, रिसोर्स, टिम्बर, नॉन टिम्बर, ये है। यहां पे क्वेश्चन पे ध्यान दो, सामाजिक लाभ, सोशल बेनिफिट्स के बारे में पूछ रहा है। व्यक्तिगत वन अधिकारों के दावों की अस्वीकृति के पीछे क्या कारण है कि क्यों फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं एस्टैब्लिश हो पा रहे हैं? क्या रीजन हो सकता है? जो रिजेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट क्लेम्स, क्यों उन बेचारों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे? जल्दी बताओ, आप तो भूल के दिखाओ, आप भूल के दिखाओ, देखें जरा, कम ऑन, चलिए बकअप, जल्दी जल्दी आंसर।
अब देखते हैं। आज का पेपर थोड़ा टफ था क्योंकि आज प्रीलिम्स के 2 क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व हैं, राइट। प्रीलिम्स के 2 क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं इसमें। तीसरे दिन ही तुमने प्रीलिम्स के क्वेश्चन मार दिए। वन अधिकार अधिनियम द्वारा किन अधिकारों को मान्यता दी गई है? जो फॉरेस्ट राइट एक्ट में कौन कौन से जो है प्रोविजंस रखे गए हैं, बताइए अब फिर से। What rights are recognized in the Forest Right Act? Right to private companies, right to forest dwelling. हाँ जी, जल्दी आ जाओ, शुरू करो। अब तो क्या बात है, जब मामला बदल गया पूरी की तरह है। वैसे भी ये बैच बहुत सीरियस स्टूडेंट के, जिनको प्रीलिम्स निकालना ही निकालना है, जिनको बकैती करनी है, टाइम पास करना है, माँ बाबूजी को बताना है कि हम प्रीलिम्स खेल रहे हैं, उनके लिए बैच वैसे भी नहीं है। उनके लिए बैच नहीं है, सावधानी है ये। जो मतलब 12,000 क्वेश्चन लगाने का हिम्मत रखते हैं। वन में रहने वाले समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना क्यों महत्वपूर्ण है? बताओ, अगर हम उनके राइट्स को प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? आप क्वेश्चन गलत करके दिखा दो। Why it is important to protect the right of forest dwelling communities? To ensure the sustainable management of forest, to prevent exploitation of forest resources by private companies, XYZ. वन प्रबंधन और संरक्षण के संबंध में वन अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? 7वां जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसका बेसिकली पर्पस क्या है? What is the aim of Forest Right Act with regard to the forest management and conservation? सभी लोग जोश के साथ, कुछ मजा आ रहा है, कुछ मजा आ रहा है। डरपोकों के लिए क्लास नहीं है। जिनको ये लगता है कि वो 2-4 किताब का नाम पूछ के और आईएएस बन जाएंगे, उनके लिए बैच नहीं है। ये उनके लिए जिनके दिलों में यूपीएससी बसता है, जो कहते हैं कि हाँ भाई इससे हमारा फायदा हो रहा है। 8वां, वनों पर निर्भर समुदाय के लिए गैर इमारती वन उत्पादों का क्या महत्व है? जो नॉन टिम्बर प्रोडक्ट है, जैसे फल, फूल, पत्ते, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर द फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज? और धड़ाधड़ आंसर दो। आज जिसकी पहली क्लास है वो पहले आंसर दे। देखो कितना चेंज आ गया थोड़ी देर के अंदर। वन अधिकार अधिनियम के तहत वन प्रबंधन और संरक्षण में वन में रहने वाले समुदायों की क्या भूमिका है? राइट, जो वन में रहने वाले वनवासी हैं उनकी क्या भूमिका होगी वनों के संरक्षण में? चलिए देख लेते हैं। What is the role of forest dwelling communities in the forest management and conservation under the Forest Right Act? जो भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इस बैच में क्या है, कौन सी किताब से पढ़ाएंगे, वो जो हर मंच पे जाके पूछते रहते हैं, ठीक है, बताएं। एंड द लास्ट वन, वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन का संभावित प्रभाव क्या है? राइट, अगर ये हम इसको लागू कर देते हैं, प्रभावी यानी कि इफेक्टिवली कर देते हैं, तो इससे क्या इफेक्ट आएगा? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। What is the potential impact of effective implementation of the Forest Right Act? है ना, मजा आया? चलो आंसर के लिए तैयार हो? देखे जरा है किसमें कितना है दम और कितना आरएफआर मेथड। 20 मिनट हुआ है, 20 से 25 मिनट मैंने लिया है, और अब देखो कैसे आपके मार्क्स में बढ़ा देता हूं। आपकी मेमोरी अब भूल के दिखा दो। फॉरेस्ट राइट एक्ट पे आपने 10 डायमेंशन, जिसमें 2 प्रीलिम्स में आ चुके वो आपने कवर किया है। तो चलिए जरा देखते हैं। रेडी? तो हमने क्या किया है? हमने किया है, पहले लगाया था R1, फिर F और फिर R2। तो जरा हम आंसर देख लें कि क्या होगा इसका। तो आंसर अगर हम देखेंगे तो पहले का है B, दूसरे का है A, तीसरे का है C, चौथे का है A, पांचवें का है B, छठे का है A, सातवें का है C, आठवें का B,
9वें का है सी और 10वें का है ए। हाँ भैया, चलो जरा चेक करके बताओ तो। पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का ए, पांचवें का बी, छठे का ए, सातवें का सी, आठवें का बी, 9वें का सी, 10वें का ए। और खासतौर पे जो नए थे, जो बहुत संशय कर रहे थे आरएफआर क्या है, ये कौन सी किताबियां पढ़ाएंगे, पूरा कोर्स कब कराएंगे, ये जो हर मंच पे जाके पूछते रहते हैं, वो समझें कि जादू भी होता है। अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो कम समय में सिलेक्शन भी होता है। हाँ जी, जिसने मन से दिल से एक्सेप्ट किया, और ये बाप रे, वंदना ने 10 आउट ऑफ 10 मार दिया, क्या बात है, वंडरफुल। अब मुझे बताओ मार्क्स इंक्रीज किसके किसके हुए। तो आपको क्या लिखना है, R1 बटा R2 लिखना है, यानी पहले आपके 4 थे, अब आप 7 हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे ये मत बताओ कितने गलत हुए, मुझे बताओ क्या पहले से, मुझे ये नहीं जानना है। 100 आउट ऑफ 100 टॉपर भी नहीं कर सकता। इशिता ने भी इस बार 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन नहीं किए, ये दिमाग से कूड़ा निकाल के फेंक दो। 60-65 क्वेश्चन सही करने, सिलेक्शन प्रीलिम्स हो जाएगा। मुझे ये जानना है कि R1 बटा R2 क्या है, यानी R1 में तुम्हारे कितने मार्क्स थे, और जब मैंने F किया उसके साथ, तो F2 में कितने पहुंचे, यानी पहले 6 थे फिर 8 हुए, पहले 4 थे फिर मान लो 8 हुए, तो मुझे R1 बटा R2 चाहिए। शाबाश शाबाश। किसको किसको लग रहा है कि इस मेथड के बाद उसके मार्क्स मात्र 30 मिनट में बढ़ गए, किसको किसको लग रहा है, जल्दी 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 जल्दी, किसके किसके मार्क्स बढ़े। किसके किसके मार्क्स इंक्रीज हो गए, जल्दी से बताओ। सब लोग कमेंट करें, मुझे सबके कमेंट चाहिए, तभी मुझे हिम्मत लगेगी ना कि सब लोग मुझे कम से कम एक थैंक यू तो बनता है यार। ठीक है, अगर जिसके जिसके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, एक हमारे लिए भी हार्ट वाली इमोजी बनती है भाई। और ये बाप रे, महेंद्र ने लिखा है 4 से सीधे 9 क्वेश्चन सही हुए, क्या बात है, 5 मार्क्स बढ़े, 6 से 10 हो गया। आरजे सायो ने, अरे वंडरफुल यार, 10 क्वेश्चन सही कर दिए, क्या बात है। और मजाल की बात अभी पूछ लूं, तुम अभी सारे के सारे क्वेश्चन सही जवाब दोगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये बताओ किसके लिए है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 किसके लिए है, अधिकारियों के लिए या वनवासियों के लिए, जल्दी से बताओ। फॉरेस्ट ज्वेलर्स के लिए, आंसर बताओ मुझे। नंबर बढ़े, क्या बात है, थैंक यू सो मच। आप लोग जो ये मैसेज करते हो, यस सर इंक्रीज हुए, मजा आ गया, बस वो मुझे सबसे बड़ी ताकत मिलती है, उससे बहुत ताकत मिलती है। इनोवेशन करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। लीक से हटकर पूरी दुनिया पढ़ा रही है, लो ये सिलेबस ले लो, ये किताब ले लो, ये पढ़ लो, और लास्ट में जाकर 20-25 क्वेश्चन लगा लेना, 100 क्वेश्चन लगा लेना, आईएएस बन जाओगे। बच्चे के पास कुछ विकल्प नहीं बचता है, लास्ट में पहुंचता है, पता चला उसको लगता है 2-3 महीने में मेरा कुछ होने वाला नहीं है, उसका सारा का सारा साल बर्बाद हो जाता है। 98.6 यानी 100 में से 98.6 बच्चे का प्रीलिम्स नहीं निकलता है। सबसे कठिन स्टेज प्रीलिम्स हो गई है। ये देखो, कहां भैया, कहां सही जवाब दिए चले जा रहे हो, भूल क्यों नहीं रहे हो। तुम तो कहते हो सर मेरी मेमोरी वीक है, करके दिखाओ। और सोचो, जब हम इस कोर्स को लॉन्च करने जा रहे हैं, राइट, जब हम इस कोर्स को लॉन्च करने जा रहे हैं, तो कितना बड़ा अंतर क्रिएट कर देंगे, आप अंदाजा लगा के देखिए कितना बड़ा अंतर हम क्रिएट करने जा रहे हैं। अब इसका अंदाजा लगाइए कि क्या चीजें हैं जो आपकी बदल जाएंगी, राइट, क्या चीजें हैं जो आपकी बदल जाएंगी। आरएफआर मेथड में तो भाई ये देश की सबसे बेस्ट टीम है जो काम करने जा रही है आपके लिए। आरएफआर मेथड, रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स स्टडी मेथड, 12,000 प्लस क्वेश्चन कराए जाएंगे, और पूरे 8 महीने की जो फीस है वो मात्र 1999 रुपए। और ऐसा मेथड तो आप जिन जिन का भी नाम लेते हैं वो कोई नहीं कर सकता। एक एक क्वेश्चन हम चुन चुन कर बना रहे हैं, ये तो सिर्फ डेमो क्वेश्चन, अभी इसके बहुत डेप्थ, और 2022 और 2023 के पैटर्न के क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आप अंदाजा लगाओ, 8 महीने अगर आप हमें 2 घंटा डेली दोगे, तो कहां से कहां तक तुम्हारी पढ़ाई जाएगी। प्रीलिम्स में तुम्हें अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और तुम देखते जाओ 48,000 स्टेटमेंट के बाद तुम क्या 60 स्टेटमेंट भी अपने लिए नहीं निकाल पाओगे।
बड़े आराम से तुम्हारे निकलेंगे। तुम देखते जाओ, अभी तो तीसरी क्लास है, पहली क्लास का तुम भूले नहीं एक सिंगल। और यही निगेटिव मार्किंग ही तो हमें मार डालता है कि हमें थोड़ा थोड़ा आता है, पढ़ा हुआ है, भूल जा रहे हैं। तो आप जो रेगुलर कोर्सेज कर रहे हैं वो करो, हमें सिर्फ अपना ये टाइम दे दो जिसमें हम क्वेश्चन कराएंगे, उसके बारे में बताएंगे, फिर क्वेश्चन दोबारा कराएंगे। तो आप अपना मार्क्स इतने गुना बढ़ा लोगे। कितना परसेंट, मुझे ईमानदारी से बताओ, कितने परसेंट तुम्हारे मार्क्स, तुम्हें लग रहा है कि इफिशियंसी 30 मिनट में सर ने 40% 50% बढ़ा दी? कितने लोगों, किसी को लग रहा है 100%, 4 से 8 पहुंच गया, डबल कर दी? कितने लोगों को लग रहा है कि बढ़ी ही बढ़ी इफिशियंसी? अगर बढ़ी है तो दिल से लाइक करो। और आज फिर से 100 स्टूडेंट का एडमिशन, जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं वो वेट ना करें, क्योंकि हो सकता है ये कॉस्ट हमारे लिए बहुत ही अनबियरेबल है। हमें लॉस मेकिंग में हम इसमें जो है वो करा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो सीरियस स्टूडेंट हैं, जो अपने करियर को लेकर बहुत जागरूक हैं, जिनको ट्रोलिंग नहीं करनी है, जिनको बयानबाजी नहीं करनी है, ठीक है, वो जिनको प्रीलिम्स निकालना ही निकालना, चाहे 2024, 2025, 2026, राइट, तो वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। मे भी हो सकता है कि मैं इसको 2100 फीस कर दूं 2-3 दिन के अंदर, राइट। तो आपको इसके लिए जुड़ना है, फिर आप शिकायत नहीं करेंगे और इसकी फीस डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि हमें ये हमारे लिए बहुत, इतनी बड़ी टीम, इतना सब कुछ। और आपने देखा होगा कि बाकी कन्वेंशनल मेथड पढ़ाने से ज्यादा इंपैक्ट यहां क्रिएट हो रहा है। हाँ या ना मुझे बताओ, कि पता ही नहीं चलता, वहां चैप्टर पे चैप्टर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, ठीक है, वो तरीका है पढ़ाने का कि फॉरवर्ड मेथड होता है वो पढ़ाने का। लेकिन आप मुझे बताओ कि जो तुम यहां सीख रहे हो 30 मिनट 35 मिनट में, क्या वो इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है? हाँ या ना मुझे चाहिए आपका। और आप करके देख रहे हो, ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। तीसरी क्लास है, 30 क्वेश्चन आप कर चुके हो, 30 क्वेश्चन। और सोचो कि पर डे 60 क्वेश्चन हमारा टारगेट है, पर डे 60 क्वेश्चन हमें कराना है। यानी उस सब्जेक्ट का 60 डायमेंशन क्रिएट होगा। 180 से ज्यादा स्टेटमेंट आप उस दिन सीखोगे एक दिन में। अंदाजा लगाओ, जब ये क्लास 1-1 घंटे की चलेगी सुमित सर के साथ, सुमित सर जो इस पूरी लीड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, जो प्रीलिम्स कई बार निकाल चुके हैं, उनके लिए प्रीलिम्स निकालना है हंसी मजाक खेल है। तो आपका प्रीलिम्स का डर वो खत्म कर देंगे। और प्रीलिम्स का डर एक बार खत्म हो गया तो सोसाइटी का भी डर खत्म हो जाएगा, आपके पास एक इकोनॉमिक फ्रीडम हो जाएगी और आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। इससे ज्यादा सैलरी आप प्रीलिम्स निकाल के, आप तो 20-25 हजार रुपए की सैलरी आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओगे, किसी भी काम के लिए चले जाओगे, 20-25 हजार रुपए आपके लिए मामूली है। 1999 रुपए आपको इन्वेस्ट करना है, सोचना है कि इसके बदले मुझे 25 हजार रुपए बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो ये कहीं से भी घाटे का सौदा नहीं है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो आज जुड़ जाएं, वेट ना करें, राइट। क्योंकि हो सकता है कि मैं इसकी फीस बढ़ा दूं, क्योंकि ये बहुत अनबियरेबल है, ये बहुत इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये हमारे लिए भी बहुत अनबियरेबल। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किस लिए? गुरुकुल का दूसरा बैच हाउसफुल हो चुका है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो ऑसम चीजें यहां क्रिएट हो रही हैं, जो पढ़ने का, जो शेड्यूल मेंटेन करने का, अनुशासन को लेकर आने का, हमने दूसरा बैच बनाया नोएडा में। आपने देखा दिल्ली में पानी भरा है, टॉयलेट का पानी कमरों में जा रहा है, और हम वहां से बहुत पहले ही निकलकर नोएडा आ गए, बहुत साफ सुथरा हरा भरा, और वहां कोई ना पानी है, कोई कुछ नहीं है, आराम से सब चीजें चल रही हैं साफ सफाई के साथ। और बहुत ही अच्छे हॉस्टल फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटी, मेंटरशिप फैसिलिटी, और बच्चों की लाइफ में चेंज आ रहा है। पेरेंट्स हमें फोन कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ गया, एक डिसिप्लिन माहौल फॉलो कर रहे हैं, सुबह टाइम से उठते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, योग ध्यान करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी में बैठते हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, हमें भी अब बिल्कुल सही रिप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत ही जबरदस्त जो है वो एक माहौल है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सेकेंड बैच में हमने जो है एडमिशन फुल कर लिए, और आप लोग जो है इसके साथ जुड़े। और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, जल्दी ही ओजांक आईएएस का जो गुरुकुल कैंपस है, जो गुरुकुल की अवधारणा में बना हुआ है, वही बरगद के वृक्ष, वही प्राचीन जो है वो कलाकृतियां, उन्हीं के रूप में हम सामने लेकर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और अनाउंसमेंट है आपके लिए, एक सर्वे है। कई बच्चे मुझसे जो है, सैकड़ों की संख्या में बच्चे मुझसे कह चुके हैं कि सर हम किसी भी कारण से नोएडा नहीं आ सकते हैं, तो एक सर्वे है, क्या आप गुरुकुल बैच ऑनलाइन चाहते हैं, वो भी आधी फीस में? अगर हां तो मेरी टीम यहां पर फॉर्म शेयर कर रही है। देखिए, क्लास में आने का तो कोई विकल्प नहीं है, क्लास में तो एक अलग ही लेवल है। अब तो हम हॉस्टल में भी मेंटरशिप प्रोवाइड करने जा रहे हैं, यानी आपका सोना जागना भी हमारे साथ कंट्रोल में है। लेकिन क्या आप गुरुकुल बैच ऑनलाइन चाहते हैं? यस, अगर चाहते हैं तो गुरुकुल ऑनलाइन आप फॉर्म में भर दें, राइट। हम ये जानना चाहते हैं कि कितने बच्चे इसके साथ जुड़ना चाहते हैं। कई बच्चों ने मुझसे कहा कि हम किसी कारण की वजह से नहीं आ पा रहे हैं,
लेकिन फिर यहाँ पर आपको मेरे साथ काउंसलिंग में जुड़ना पड़ेगा, मुझे एक वादा देना पड़ेगा, क्योंकि गुरुकुल में जैसे आप जानते हैं संकल्प उठाना पड़ता है गुरु के सामने कि जैसा आप कहेंगे हम वैसा करेंगे, और उसके बाद फिर चारा नहीं बचता है, जैसा हम शेड्यूल देंगे, जो आपको पसंद है नापसंद है वो हम सारा चीज करते हैं। अगर आप गुरुकुल बैच ऑनलाइन चाहते हैं, वो भी आधी फीस में, तो आप यहां पर भर सकते हैं फॉर्म, जहां पर मेरी टीम दे रही है उसको लिखना है यस गुरुकुल ऑनलाइन, आपको वहां पर भरना है। और अगर जितनी बड़ी संख्या में बच्चे इसके साथ जुड़ेंगे तो हम एक बहुत ही यूनिक बैच लॉन्च करेंगे, राइट दोस्तों। और जो लोग आना चाहते हैं गुरुकुल में, वो कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि थर्ड बैच भी लॉन्च करिए, तो हम उसको प्लान कर रहे हैं, क्योंकि गुरुकुल में बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। आप ये अंदाजा लगाइए 13 से 15 घंटे का जो शेड्यूल मेंटेन कराना, बहुत बड़ी टीम लगी हुई है, और अलग अलग डायरेक्शन के लोग आते हैं, अलग अलग माइंडसेट के लोग आते हैं, बहुत ज्यादा चीजें हम उनकी चेंज कर रहे हैं। तो स्वागत करता हूं आप सभी का। अगर आप गुरुकुल बैच को ऑनलाइन चाहते हैं, ये एक सर्वे है, तो आप यहां पर दिया गया फॉर्म भर सकते हैं, गुरुकुल ऑनलाइन लिख सकते हैं, राइट। और ये आधी फीस में होगा जो अभी गुरुकुल की फीस है, उससे भी कम फीस में, या शायद आपकी एक्सपेक्टेशन से और कम फीस पे हो। लेकिन हमें यह जानना है कि क्या आप इसके इच्छुक हैं, क्योंकि कई बच्चे मुझसे इसके कह चुके हैं कि सर गुरुकुल ऑनलाइन लेकर आइए, लेकिन इसके लिए हमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत थी, ऐसे इकोसिस्टम की जरूरत थी। वो आप लोगों के प्यार और सहयोग की वजह से लगातार मैं 1.5-2 महीने से जो मेहनत कर रहा था उसमें मैं सक्सेसफुल हो गया हूं, और उसी वजह से मैंने ऐसे अद्वितीय, ऐसे अद्भुत सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं जो अब आपकी मॉनिटरिंग में आपको बहुत हेल्प करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग गुरुकुल ऑनलाइन चाहते हैं, वो भी मात्र आधी फीस में जो गुरुकुल की है, या उससे भी कम, तो आप लोग फॉर्म जरूर भर दें। और जो लोग आरएफआर का जादू देख चुके हैं वो प्लीज लेट ना करें, क्योंकि हो सकता है इसी वीक हम फीस इंक्रीज कर दें। हमारे लिए कॉस्ट निकालना बहुत मुश्किल है, तो जो लोग इसका लाभ ले लेंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जो छूट जाएंगे वो फिर बाद में शिकायत करेंगे कि हमने तो कहा था, हमें एडमिशन नहीं मिला, राइट। और अब आप इसका प्रभाव देख चुके हैं कि ये आपकी लाइफ में क्या चेंज लेकर आ रहा है। चेंज लेकर आ रहा है तो यस लिखिए, यस सर चेंज आ रहा है, मजा आ रहा है। आप लोग यहाँ फॉर्म भी भर सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, अब देर मत करिए, क्योंकि आरएफआर आपका टिकट है प्रीलिम्स के लिए, आपका टिकट है प्रीलिम्स के लिए, आपको श्योर शॉट सिलेक्शन आपको मिलना ही मिलना है, राइट। तो फिर मिलते हैं कल कुछ और नए क्वेश्चन के लिए। और अब भूल के दिखा दो, मैं जान जाऊंगा, रोज आऊंगा, पिछले पहली क्लास से क्वेश्चन पूछूंगा, और आप एकदम तोते की तरह बोलते जाओगे। अंदाजा लगाओ कि 10 अगस्त से शुरू होने वाला बैच आपको कहां से कहां पहुंचा देगा, और आपका प्यार रहेगा तो जल्दी हम सीसैट भी लॉन्च करेंगे इसी तरीके से। लेकिन सबसे पहले जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, काजल ने लिखा सर बहुत चेंज आ रहा है, थैंक यू सो मच, मजा आ रहा है। संजय ने लिखा है, तो बस अब इस मजे के तैयार हो जाइए। अगर जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, नहीं तो फिर अब आप ही कंप्लेन करेंगे। और अपने दोस्तों को प्लीज जोड़िए, क्योंकि आपका सहयोग बहुत जरूरी है, इसमें सहयोग बहुत जरूरी है। कारण ये है कि अभी आपने देखा जो बच्चों ने कमेंट किए कि वो अभी उस माइंडसेट से निकल नहीं पा रहे। जैसे मैंने क्वेश्चन कराना शुरू किया भाग गए वहां से, तो उनको लगता है कि हमें उसी तरह से पढ़ना है कि 4-6 किताबें पहले ले आएंगे, पहले हम पढ़ेंगे, फिर साल 2 साल बाद टेस्ट देंगे। कई बच्चे कहते हैं कि अभी प्रीलिम्स ऐसे निकलता नहीं, लेकिन ये सब कुछ होगा, राइट। ये सब कुछ होगा, बहुत आसानी से होगा। तो अब सोचना किस बात का है, चलते हैं आगे, राइट। और अब आपके अंदर परिवर्तन आने शुरू हो गए हैं, थैंक यू। तो आज सभी लोग जुड़ जाएं इसके साथ। और जो लोग चाहते हैं, फिर से कह रहा हूं, जो लोग गुरुकुल ऑनलाइन चाहते हैं वो फॉर्म जरूर भर दें, या मैसेज करके बताएं कि हाँ हम ऑनलाइन के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हमें नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड रखनी पड़ेगी। मैं इस प्रोग्राम को जल्दी ही लॉन्च करूंगा, फीस रिवील करूंगा, लेकिन पहले मुझे पता चले कि क्या आप वाकई में गुरुकुल का जो एक ताकत है, गुरुकुल की एक पावर जो है, उस रूप में आप गुरुकुल को लॉन्च करना चाहते हो, उसको आना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, राइट। ऑनलाइन माध्यम से, लाइव क्लास के माध्यम से वही जो चीजें हैं आपको चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए कि आप में से कितने एंथुसियास्टिक लोग हैं। तो हम स्वागत करेंगे आपका, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुकुल का जो हमारा क्लासरूम प्रोग्राम है, इसको हाउसफुल करने के लिए, इतना विश्वास जताने के लिए थैंक यू। सेकेंड बैच भी हमारा हाउसफुल हो गया, और ये जो हमने एक एनर्जी क्रिएट की है, वो एनर्जी आप सभी तक बनी रहे, अनुशासन के साथ आप पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।